नमस्कार, रायसन रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट के ताजा अंक में स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट सुरेंद्र सिंह ओबेरॉय के साथ बात करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के नए ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर। सुरेंद्र जी, ये एग्रीमेंट जो है किन वजूहात से साइन किया गया है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है ये जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का तो पहले ही एक पैक्ट हुआ था, लेकिन अब जो टर्की आ गया हुआ है, इसमें दो चीजें बड़ी ध्यान से देखनी पड़ेंगी हमको। एक, ये तीनों कंट्रीज एलेज हैं यूएस के। दूसरा, सऊदी अरबिया जो कि काफी देर चुप रहा है पिछले 5 महीने में, अब एक्टिवेट हो गया है, अब आगे अपने आप को लीडिंग रोल ले रहा है। सऊदी अरबिया के ऊपर काफ़ी ईरानियन अटैक्स हुए हैं जो हमने देखे थे लास्ट ईयर, जो उनकी पोजीशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज पे, यहाँ तक कि रेड सी पे उनके बोट्स वगैरह पे भी काफ़ी अटैक हुए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सऊदी अरबिया एक्टिवेट हो गया है, शायद यूएस इसके पीछे भी है। जोग्राफिकल पोजीशन ईरान जिस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज ले रहा है, उस चीज को मुझे लगता है काउंटर करने के लिए अमेरिकन ने एक सुन्नी प्लेटफॉर्म बनाया है। इसे आप ये कहिएगा कि ओआईसी का ये नाटो प्लेटफॉर्म भी किस्म का बन गया हुआ है। तो आपने नेटो की बात करी, बहुत सारे लोग इसे इस्लामिक नेटो बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक नेटो से ज्यादा सुन्नी नेटो है। एग्जैक्टली, देखिए वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा तो एक ये सुन्नी शिया हिसाब का चीजें बन रही हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान जो भी प्रॉक्सीज को हेल्प कर रहा है, मैक्सिमम अगर आप देखिएगा उनका वो शिया रिलेटेड है। और जो सबसे बड़ा वरीसम अब हुआ है इस प्लेटफॉर्म के बनने के बाद ही, आप देखिए कि हुतीज ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ जो मिलिट्री कैंप्स हैं यमन में, यहाँ मेरा कहने का मतलब है यमन गवर्नमेंट का, क्योंकि यमन भी डिवाइडेड है टोटली, लैंड भी दो उनके पास, हुतीज के पास अलग है, और जो गवर्नमेंट है जो रिकॉग्नाइज्ड है सऊदी अरबिया के साथ, वो अलग है। उनके जो मरीब एरिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑयल के लिए कहा जाता है, उस पर मेजर अटैक है। हुतीज तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कम से कम 30 से ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स की रिपोर्टिंग आ रही है, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशंस के 30 सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है जो यमन के सोल्जर्स हैं प्रो गवर्नमेंट। तो ये एक नया अटैक हो गया है, और ये दोबारा आप यूँ कहिए कि सऊदी अरबिया पे ही अटैक है, क्योंकि सऊदी अरबिया काफ़ी देर से इसके ऊपर जंग लड़ रहा था। और यूएन ब्रोकर ट्रूस था जो अप्रैल 2022 में शायद, या 22 में हुआ था, उसके बाद काफ़ी पीसफुल था। सऊदी अरबिया और उनमें आपस में हो नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने सऊदी अरबिया की हालत काफ़ी बुरी की थी रेड सी की वजह से। रेड सी के ऊपर काफ़ी इनके अटैक्स रहते हैं। तो यूं कहिए कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट दोबारा कर रहा है अब सऊदी अरबिया की तरफ। यूएई टोटली साइलेंट है। ओमान के साथ वो अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि ओमान और ईरान का आपस में एग्रीमेंट हो गया है कि वो लोग एक किस्म की चुंगी लेंगे जो भी वहाँ से शिप आएगी। तो सारा कुछ एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक सुन्नी अलायंस जैसे आप कह रहे थे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर है कि अगर एक कंट्री पे भी अटैक होता है तो वो समझा जाएगा कि तीनों कंट्रीज पे अटैक होगा। अब इधर एक चीज देखने की बड़ी जरूरी है कि ईरान के दोनों साइड पे ये दो कंट्रीज हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जिसका अराउंड 1900 to 1000 किलोमीटर्स तक बॉर्डर्स है, और काफी एक्टिव बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। और दूसरी तरफ से टर्की का कोई 500-600 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। तो अगर ईरान को दोनों तरफ से एक सैंडविच किया जाएगा इस अटैक के साथ, ईरान को भी आप सोच के अटैक करना पड़ेगा कि वो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे दोनों की तरफ से अटैक पे नहीं ले सकता है। और दोनों की अगर आप आर्मी देखेंगे काफी स्ट्रांग है, टर्की की भी काफी स्ट्रांग है, ये शायद 7th और 8th इन द वर्ल्ड है, शायद 9th इन द वर्ल्ड है। और इस तरह अगर आप देखिए तो पाकिस्तान भी काफी आगे है अपने सारे आर्मी के
इक्विपमेंट्स वगैरह में, और इनको जो अमेरिकन सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ईरान को सपोर्ट रशिया और चाइना की हो रही है, तो एक एक नई क्वेश्चन बन रही है, एक कोल्ड वॉर जैसी बन रही है। और ये कोल्ड वॉर आगे क्या होगा, क्या टॉक्स कंप्लीटली फेल होगी हैं, इसका मतलब? ये डिफेंस पैक्ट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी सऊदी अरेबिया के लिए था। सऊदी अरेबिया मिलिटरीली तुर्की और पाकिस्तान के मुकाबले उतना उन्नत नहीं है, और अगर आप याद करें, जब ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान ने मध्यस्थता शुरू की और जेडी वैंस को इस्लामाबाद आना था, उसी बीच पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और कुछ हजार सैनिक जो है सऊदी अरेबिया में भेज दिए थे। सऊदी अरेबिया को सैनिकों की जरूरत है। सऊदी अरेबिया पर ईरान ने लगातार अटैक किया है जब से अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट हमला हुआ ईरान के ऊपर। खतरे में सबसे ज्यादा सुरक्षा जो है वो सऊदी अरेबिया की है, और ईरान का लगातार कहना है कि जब तक अमेरिकन सैनिक जो है सऊदी अरेबिया में या अरब कंट्रीज में जहां जहां तैनात रहेंगे, वो उन पर हमला करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि क्या ये सऊदी अरेबिया की एक ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये ईरान को बहाना नहीं दिया जाए और धीरे धीरे करके अमेरिकन सैनिक जो है वो वहां से हट जाएं और उनकी जगह पर पाकिस्तानी सैनिक वहां पे आ जाएं, जो कि कई सालों से, कई दशकों से पाकिस्तानी सैनिक जो हैं सऊदी अरेबिया में तैनात रहे हैं। बल्कि जो सऊदी अरेबिया के फाइटर जेट्स हैं उनको भी पाकिस्तानी पायलट उड़ाते रहे हैं, और कई दशकों से ये चल रहा है। तो क्या एक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि धीरे धीरे अमेरिकन सैनिक, डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कह रहे हैं कि हम मूव आउट करेंगे अरेबियन कंट्रीज से, जितनी हमारी वहां बेसिस हैं उनको हम ड्रॉ डाउन करेंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल। देखिए, सऊदी अरबिया का जो अपना टारगेट था वो अपना डेवलपमेंट का था, टूरिज्म का बढ़ाने का था, और 2030 पे उन्होंने विजन पेपर जो उनका बना हुआ था रखने के लिए। अब देखिए, लास्ट हफ्ते में भी कोई 10 दिन पहले सऊदी अरबिया ने मिल के फोर्सेस, यूएस की फोर्सेस के साथ अटैक किया था हुतीस के ऊपर, इराक में किया था, जो डिफरेंट एक मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर किया था। और साथ ही अगर कोशिश किया था उन्होंने एक अलायंस बनाने की जिसमें 43 कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन आई थी, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था, ना यूएई आया था ना ओमान आया था। तो ऐसा उस वक्त लग रहा था कि वो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें टर्की, कुवैत, बहरीन, कतार और जॉर्डन, इजिप्ट जैसे कंट्रीज भी थे, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को भी बुलाया था। लेकिन वो अलायंस शायद पैरेलल इतना बड़ा नहीं है, और ये एक नया जो एक ट्राइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इस चीज़ पे अनडाउटली सऊदी अरबिया इसका एडवांटेज उठाना चाहता है। सऊदी अरबिया चाहता है कि जो उसके 2 रूट्स हैं वो बंद नहीं होने चाहिए। अगर ईस्टर्न साइड पे अफेक्ट हो रहा है, वो वेस्टर्न साइड पे अफेक्ट नहीं होने देना चाहता है, और वो रेड सी को किसी ना किसी तरीके से सेव करना चाहता है। अब रेड सी पे काफ़ी कंट्रोल है हुतीस का, या यूं कहिए कि यमन का एरिया काफ़ी वहाँ पे आता है, और वहाँ पे जो वो उनका जो कनेक्शंस हैं रेड सी के थ्रू मेडिटेरियन सी में जाने के लिए, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सप्लाई का काफ़ी बड़ा इशू बन सकता है। तो मुझे लगता है उस चीज़ को सेफगार्ड करना चाहते हैं। पहले 5 महीने सऊदी अरबिया बड़ा शांत रहा है, नेगोशिएशंस करता रहा है, लेकिन उसे अब लग रहा है कि दैट थिंग्स आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, और उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर हार्मूस मैसिवली अफेक्ट है और उसमें काफ़ी कंट्रीज अफेक्ट कर रहे हैं, तो सऊदी अरबिया को रेड सी की तरफ से इतना अफेक्टेड नहीं था। तो रेड सी को सेव करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। जो मेरे को दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि वहाँ का एरिया का, वहाँ पे अटैक्स भी हो रहे हैं, उनके 2 या 3 कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बार बार इन्होंने कहा है कि ये एक डिफेंसिव पैक्ट है, ऑफेंसिव नहीं है, और इसका मुख्य मकसद जो है वो अगर तीनों में से किसी एक पर हमला होता है तो एक दूसरे की मदद के लिए सामने आना, उसके बचाव के लिए मदद के लिए सामने आना। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन है वो सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स की है, जहां पे वो लगातार उस पर हूथीस के साथ साथ ईरान के भी हमले हुए हैं। तो किस हद तक डिप्लॉयमेंट होगा, ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, उसके लिए एक लंबा एसओपी चाहिए। अगर आपने नेटो का देखा, ज्वाइंट बेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग,
एक साथ तरबियत करना सैनिकों की, ताकि एक कमान बनाना, जॉइंट एक कमांड सेंटर बनाना, ये काफी लंबा टाइम लगेगा। इमीडिएट तो इसमें अभी कुछ होने वाला नहीं है, ये अनाउंसमेंट ही है अभी ज्यादा। नहीं, इसका रिएक्शन तो आ चुका है ना। देखिए, ईरानियन प्रेसिडेंट का अगर आप आज इरना न्यूज एजेंसी देखेंगे, जो उनका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मसूद है, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि हमारे इंटेंशन नहीं है कि किसी भी नेबरिंग कंट्री के ऊपर अटैक करने का। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूएस कोशिश कर रहा है कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज को ईरान के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए ये काम हो रहा है। और मसूद ने यहाँ तक आगे बोला है कि हम लोग जो ये टॉक्स ऑलरेडी यूएस वगैरह के साथ चल रही हैं और ये टॉक्स इम्प्रूव हो रही हैं। तो आज जो ईरान की पब्लिक स्टेटमेंट आई है थ्रू प्रेसिडेंट, इनफैक्ट कल शाम की ये पब्लिक ब्रॉडकास्ट में उन्होंने बातें बोली थी, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि ईरान पे भी प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और वो एक नई स्ट्रेटजी सोचेंगे। उन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिए हैं रिपोर्ट्स के कोई डिफरेंसेस हैं गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वर्क में, क्योंकि कई वेस्टर्न मीडियाज यहाँ लिख रहे थे कि जो ईरान की मिलिट्री है, जो उनका ग्रुप है, वो पॉलिटिकली आपस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और यहाँ तक कि जो उनका हेड है, स्पिरिचुअल लीडर है, उसकी भी विजिबिलिटी नहीं है। ना सिर्फ प्रेसिडेंट की आई है, अगर आप एक पोस्ट देखिएगा एक्स पे, जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, वो अब्बास राज़िची, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली लिखा है कि दैट टाइम हैज कम फॉर कंट्रीज इन दिस रीजन, इनके जो रीजन है, कि वो अपना एम्ब्रेस करें, ब्रदरहुड रखें, ट्रूस रखें, हमें आपस में इकट्ठे रहना है। तो कहीं ना कहीं ईरान समझ रहा है कि मेरे ऊपर एक यूएस जोग्राफिकली स्ट्रेंथ बना रहा है, जो ईरान यूज कर रहा था अपनी स्ट्रेंथ्स जोग्राफिकल पोजीशंस की वजह से, और ओमान के साथ वो अपना पैकेज जोड़ रहा था कि मैं किसी तरीके से और यूएस पे प्रेशर करूं। तो यूएस इज ट्राइंग टू प्ले सम स्ट्रेटेजिक गेम थ्रू, ऑफ कोर्स इसमें सऊदी अरबिया आगे है और टर्की और पाकिस्तान इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि भारत को इस पैक्ट से कितना आगाह रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से ड्रोन्स वगैरह को लेके तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन भारत के सऊदी अरेबिया से रिश्ते पिछले 2 दशकों में उनमें बहुत सुधार हुआ है। और जो सऊदी अरेबिया का शासक हैं लगातार, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आपस में पर्सनल ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी भारत को इससे कितना आगाह रहने की जरूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से खतरा जरूर है, लेकिन इतना बड़ा ज्यादा खतरा भी नहीं है। इसमें अगर आप देखिए, 2 कंट्रीज हैं, तुर्की और पाकिस्तान, दोनों हमारा इनके साथ रिलेशंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान के तो बिल्कुल नहीं, तुर्की के साथ थोड़ा सा साइलेंट रिलेशन है। हाँ, एक ही चीज तुर्की की स्ट्रेंथ है कि जो उनके पास ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा दे सकते हैं। हमें अगर ज्यादा खतरा है तो वो चाइना के थ्रू है। अगर पाकिस्तान इक्वली चाइना के साथ जो बिल्टअप करके रखा हुआ है इसने रिलेशनशिप, तो हमें वहां पे अपना स्ट्रेटेजिक इशू रखना रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस मोर और लेस वेस्ट एशिया के लिए ही रहेगा। पाकिस्तान में तुर्की और सऊदी अरबिया का आना अगेंस्ट इंडिया एक डिफिकल्ट होगा। हाँ, उनके फोर्सेस, लैंड वगैरह यूज, लॉजिस्टिक्स वगैरह किए जा सकते हैं और तुर्की अपना सप्लाई कर सकता है, बट इंडिया को इस चीज़ से इतना खतरा पाकिस्तान के थ्रू इस अलायंस से नहीं है जितना उन्हें चाइना पाकिस्तान के अलायंस से ज़्यादा असर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुरेंद्र जी, और जल्दी ही दर्शकों फ्लैश पॉइंट के अगले अंक में सुरेंद्र जी से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।